बच्चों, अब हम मिलेंगे माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टिव से, जिन्होंने हमें पहली बार देखा है कि हम सिर्फ हड्डी और मांस नहीं बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेल का एक चलता फिरता मेला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते थे हमारे एंटोनी भान ल्यूवेनहॉक से। तो सबसे पहले एंटोनी भान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जब रॉबर्ट हुक ने सिर्फ डेड कॉक सेल देखी, तब ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए छोटे से माइक्रोब से पहली बार लाइव सेल को देखा। इन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को क्या कहा, एनिमल क्लूइज, जो नीट में पूछा जाता है। इन्होंने दिखाया कि लाइफ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तैर रहे हैं। अगले साइंटिस्ट आते हैं बच्चों, रॉबर्ट बाउंड। रॉबर्ट बाउंड ने 1831 में ऑर्किड के सेल में एक सेंट्रल बॉडी ढूंढी और नाम दिया न्यूक्लियस। इन्होंने सेल का दिमाग ढूंढ निकाला। तो बच्चों, 1831 को याद रखना, ब्रेन में सेव कर लो, क्योंकि न्यूक्लियस ही सेल का कंट्रोल सेंटर है। फिर दो बड़े नाम आते हैं, स्लाइडेन और सॉन, जिन्होंने 1848 और 39 के बीच में सेल थ्योरी दिया। ये दोस्ती बहुत मशहूर है बच्चों। इन्होंने बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है और सेल ही लाइफ की बेसिक यूनिट है। स्वान ने यह भी नोटिस किया कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली लेयर है, जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल मिलता है। तो बच्चों, अगले महान वैज्ञानिक है रुडोल्फ ब्रिचियो। सेल थ्योरी में जो कमी रह गई थी, उसको कौन सॉल्व किया, रुडोल्फ ब्रिचियो। इन्होंने अपने मशहूर है ओमनी सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब है कि नई सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बनती है। इन्होंने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया बच्चों। तो बच्चों, अगले मशहूर वैज्ञानिक है कैमिलो गाल्जी। इन्होंने नर्व के सेल में एक रेटिकुलर apparatus ढूंढा, जिसे हम गोल्जी apparatus कहते हैं। इन्होंने सिल्वर स्टेन का यूज किया था। ये सेल का पोस्ट ऑफिस है, जहां प्रोटीन की पैकेजिंग और शिपिंग होती है। गोल्गी पर वजह से ही सेल की सिस्टम काम करता है। बच्चों, अगले महान वैज्ञानिक है जॉर्ज पेलाडे। 1953 में जॉर्ज पेलाडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के अंदर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर देखा, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया, राइबोसोम कहते हैं आजकल। इन्हें सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। पेलाने ने दिखाया कि सेल कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हार्ड वर्किंग है। बच्चों, अगले दो महान वैज्ञानिक है सिंगर और लिकोर्सन। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का सबसे एक्यूरेट मॉडल दिया, जिसे क्या कहते हैं, फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं। इन्होंने बताया कि मेम्ब्रेन एक लिपिड सी की तरह है, जिसमें प्रोटीन आइसबर्ग की तरह तैर रहे हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी सेल को जिंदा रखती है बच्चा लोग। बच्चों, अब बात करते हैं जेनेटिक्स के मशहूर वैज्ञानिकों की, जो नीट का फेवरेट है। तो बच्चों, सबसे पहले आपके फेवरेट आते हैं मेंडल अंकल। मेंडल अंकल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जेनेटिक्स की बात की थी। इन्होंने गार्डन में पाइसम सटाइवम यानी पी को 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। मेंडल ने बताया कि ट्रेड्स यानी फैक्टर के जरिए पास होते हैं। उनका काम उनके जिंदगी रहते कभी रिकॉग्नाइज हुआ नहीं हुआ, पर आज वो जेनेटिक्स के असली भीष्म पितामह है बच्चों। फिर आते हैं दो वैज्ञानिक, सटन और बाबेरी, जिन्हें क्रोमोसोम के बारे में बताया। मेंडल के फैक्टर को क्रोमोसोम से जोड़ने का काम वाल्टर सटन और थियोडोर बाबेरी ने किया। इन्होंने दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो बच्चों पूछा जाता है एग्जाम में। इन्होंने बताया कि जैसे मेंडल के फैक्टर्स पेयर में होते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं और मियोसिस के बाद अलग हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बीच में फिर कौन आ गए, थॉमस हॉर्न मर गए हैं। जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लाने वाले वो वैज्ञानिक थॉमस मॉर्गनी है। इनका सारा एक्सपेरिमेंट बच्चों ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पर काम किए थे, और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को इन्हीं ने बताया था। इन्होंने साबित किया कि सारे जीन्स हमेशा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, बल्कि कुछ जीन्स पक्के दोस्त होते हैं जो साथी रहना पसंद करते हैं। बच्चों, अगले साइंटिस्ट है हेनकिन। इनका ज्यादा नाम फेमस नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या आपको पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन की कहानी एक इंसेक्ट के स्पर्म से शुरू हुई थी। हेनकिन ने देखा कि कुछ इंसेक्ट में 50% स्पर्म में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, जिसे उन्होंने क्या बताया, एक्स बॉडी नाम दिया। बाद में हमें पता चला कि ये ये हमारा एक्स क्रोमोसोम है। जेंडर की पहचान इन्हीं से शुरू हुई थी बेटा, तो इनको मत भूलना। फिर आते हैं फ्रेडरिक माइकर, जिन्होंने क्या किया, डीएनए की डिस्कवरी तो वाटसन और क्रिक से बहुत पहले शुरू हो गई थी बच्चों। 1869 में फ्रेडरिक मिचर ने पस सेल यानी व्हाइट ब्लड सेल से न्यूक्लियस से एक एसिडिक सब्सटेंस निकाला और उसे नाम दिया न्यूक्लियड। ये वही एसिडिक सब्सटेंस था जिसे आज हम डीएनए कहते हैं। मिस्टर ने पहली बार न्यूक्लियस के अंदर का असली माल ढूंढा था बच्चों। अगले आते हैं वाटसन की, और फाइनली बायोलॉजी के सबसे आइकॉनिक मूवमेंट 1953, जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इन्होंने बताया कि डीएनए दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड के बने होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनका मॉडल रोसलिन फ्रैंकलिन ने एस रे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पे था। इसको भी याद रखना, इस डिस्कवरी ने बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया बच्चों।
तो बच्चों आप मिलते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ से। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में क्या किया, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर काम किया। इन्होंने देखा कि जब हीट किल एज स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिलाया गया तो चूहा मर गया। इससे ग्रिफिथ ने कंक्लूजन किया कि कुछ तो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो डेड सेल से लाइव सेल में गया और उन्हें बदल दिया। पर वो कुछ किया था ग्रिफिथ को नहीं पता था। ग्रिफिथ के उस कुछ को पहचानने का काम आगे जाके एवरी मैक्लॉयड और मैकर्थी ने किया। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सट्रैक्ट से प्रोटीएज, आरएनए और डीएनएस को एक एक करके क्या किया, मिलाया। इन्होंने देखा कि जब डीएनएस डाला गया तो डीएनए को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तब ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इससे साबित हुआ कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। पर दुनिया अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई थी बच्चों। उसके बाद आए हर्षे और चेस। फाइनली 1992 में अल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेस ने बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज किया। इन्होंने प्रोटीन को 35 सल्फर से और डीएनए को फास्फोरस 32 से रेडियो एक्टिव लेबल किया। इन्फेक्शन और सेंट्रीफ्यूज के बाद देखा गया कि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ 32 फास्फोरस डीएनए गया, प्रोटीन नहीं। तो इन्होंने साबित कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये बायोलॉजी का सबसे बड़ा डिस्कवरी था बच्चा लोग। फिर आए हमारे प्यारे मेसेस्टल और स्टाल साहब 1958 में। डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है इसका जवाब इन्होंने दिया। इन्होंने इकोलाई को हेवी आइसोटोप नाइट्रोजन 15 में उगाया और फिर उसे लाइट नाइट्रोजन 14 में ट्रांसफर किया। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से उन्होंने हाइब्रिड डीएनए मिला। इससे साबित हुआ कि डीएनए रिप्लिकेशन बच्चों क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। यानी एक स्टैंड पुराना और दूसरा नया। बच्चों आधुनिक जमाने में आते हैं 1984 में। नाम सुना ही होगा आपने, एलेक जेफरी। और लास्ट में आते हैं, इन्होंने क्या खोज किया था, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक खोजा। और ये क्वेश्चन आने वाला है इस साल। इन्होंने वीएनटीआर यानी वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट का यूज किया। सदन ब्लॉटिंग और हाइब्रिडेशन के जरिए इन्होंने बताया कि हर इंसान का डीएनए पैटर्न यानी बारकोड की तरह यूनिक होता है। आज इसकी वजह से फॉरेंसिक साइन और पैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं बच्चा लोग। तो बच्चों अब प्लांट फिजियोलॉजी के मशहूर वैज्ञानिकों को जानते हैं। सबसे पहले आता है जोसेफ प्रिस्टले। 1770 में इन्होंने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। इन्होंने देखा कि एक जलती हुई मोमबत्ती और एक चूहा बंद जार में जल्दी दम तोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने वहां एक मिंट का पौधा रखा, चूहा भी जिंदा रहा और मोमबत्ती। प्रिस्टले ने कंक्लूड किया प्लांट उस खराब हवा को कुछ ठीक कर देता है जो एनिमल और को ब्रीथिंग में मदद करता है और मोमबत्ती जलता रहता है। बाद में पता चला ये गैस कौन सा है, ये ऑक्सीजन था। इसके बाद बच्चों आते हैं जैन इंजन हाउस। इनको क्या कहते हैं, प्रिस्टले के काम को आगे बढ़ाया। इन्होंने दिखाया कि एयर रिस्टोरेशन का ये चमत्कार सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। इन्होंने एक्वेटिक प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि धूप में छोटे छोटे बबल्स बनते हैं यानी ऑक्सीजन। पर अंधेरे में नहीं। इन्होंने साबित किया कि ग्रीन प्लांट्स और सनलाइट दोनों जरूरी है पौधों के लिए। फिर आते हैं बच्चों इंगलमैन। इंगलमैन ने एक प्रिज्म का यूज किया करके लाइट को वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज में स्प्लिट किया और उससे क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गी लिया पर डाला। उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया ये देखने के लिए ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा रिलीज होती है। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट रीजन में इकट्ठा हुए। ये बायोलॉजी का पहला बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम था। फिर आते हैं कॉर्नियस भान लीन से। माइक्रोबायोलॉजिस्ट भाल नील ने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को स्टडी किया। इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और जहां हाइड्रोजन कहां से आता है बच्चों, वाटर और इसके रिएक्शन से। तो रिलीज होता है ऑक्सीजन कहां से, पानी से। इन सब के बड़ा लॉजिक क्या था, ऑक्सीजन पानी से निकलता है ना कि CO2 से। नीट का बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों। फिर आई कौन, मेल्विन कैंपिल। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मेल्विन कैंपिल ने रेडियो एक्टिव 14 कार्बन का यूज करके क्लोरेना में देखा कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है। इन्हें मिला 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, सॉरी बच्चों 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिला। इसी डिस्कवरी के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज मिला। आज हम इसे कैल्विन साइकिल या सीथी साइकिल कहते हैं। उसके बाद बच्चों आए हैच एंड स्लैक। इन्होंने C3 के बाद C4 पाथवे कुछ ट्रॉपिकल पान जैसे शुगर केन और मेज में जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। हैच और स्लैक ने ढूंढा C4 पाथवे। इन्होंने प्लांट्स में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बताया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। इन्होंने एक स्पेशल एनाटॉमी मिलती है जिसे क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं, जहां बंडल सी सेल और मीजोफिल सेल मिलकर फोटो रेस्पिरेशन को रोक देते हैं। और लास्ट में बच्चों आते हैं ब्लैकमैन जिन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया। इन्होंने बताया कि अगर कोई प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं तो उसकी रेट वही फैक्टर डिसाइड करेगा जो सबसे कम मिनिमम क्वांटिटी में है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर। मतलब अगर धूप बहुत है पर CO2 कम है तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगी। किसकी वजह से बच्चों, CO2 की वजह से। तो बच्चों समझ गए तो लाइक करो, कमेंट करो, टाटा बाय बाय।